हेलो बच्चों। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन जो कि आपके सामने ये दिख रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा कि हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में प्रतिरोध, धारिता और प्रेरकत्व तीनों जुड़ा हुआ है। मतलब रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर है। और जो ये सप्लाई है यहाँ से अल्टरनेट का वो V इज इक्वल्स टू 300 साइन 500t V का मतलब होता है वोल्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ की प्रतिबाधा मतलब इंपीडेंस ऑफ सर्किट क्या होगी, धारा का शिखर मान पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, और आरोपित विभवांतर और धारा के बीच कालांतर मतलब व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द फेज नॉट डिफरेंस, व्हाट इज द फेज बिटवीन अप्लाइड पोटेंशियल एंड करंट। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर साल रिपीट होता है इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेट करंट का, ऑल्टरनेटिंग करंट का एक न्यूमेरिकल 100% फिक्स रहता है। या तो वोल्टेज दे देगा तो करंट पूछेगा, या तो करंट दे देगा तो फिर वोल्टेज पूछेगा, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें एल सी आर तीनों रहे, जैसे यहाँ पे एल है, सी है, आर। या एक और न्यूमेरिकल आता है एल सी आर रेजोनेंस, जिसको हम अनुनाद भी बोलते हैं। या एल सी आर रेजोनेंस क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट एल सी आर रेजोनेंस क्या होती है, जिसमें एक्स एल इज इक्वल्स टू एक्स सी होता है। एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा एल, एक्सी का मतलब होता है 1/ओमेगा सी, जहां ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, और एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरण गुणांक, और सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस यानी धारिता। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी के कंडीशन में हमारा एलसीआर रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। तो इसमें हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी रहती है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो या तो एलसीआर रेजोनेंस या फिर ये सर्किट, इस टाइप के सर्किट के न्यूमेरिकल्स। तो मेरा नाम है दिवेश और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी सर्किट में एल हो, सी हो और आर हो, तो इस सर्किट के न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करते हैं। तो पहले हमें ये बात जाननी होगी कि एल सी आर मतलब होती क्या है, सर्किट में एल होने का क्या मतलब होता है, सर्किट में सी होने का क्या मतलब होता है, सर्किट में आर होने का क्या मतलब होता है, फिर तीनों रहे तो क्या मतलब होता है। तब जाकर के हम इस न्यूमेरिकल को डील कर पाएंगे कि क्या इंपीडेंस होती है, क्या पीक वैल्यू होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले हम कुछ टर्म्स एंड फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं। अच्छा, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं और फिर इस न्यूमेरिकल को लास्ट में करेंगे। जब सर्किट में आर हो और सर्किट में कैपेसिटर यानी धारिता हो सी, जब सर्किट में आर हो और सर्किट में क्या हो, धारिता हो सी, इस कंडीशन में वोल्टेज सी के कंडीशन में जो वोल्टेज होती है वो करंट आई से 90 डिग्री लैग कर जाती है। लैग का मतलब ये हुआ कि ये पीछे रहता है, इसको पश्चगामी बोलते हैं। और जब सर्किट में सिर्फ आर हो तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं, यानी जिस फेज में वोल्टेज रहेगा उसी फेज में क्या रहेगी, करंट रहेगा। नहीं समझ में आया फेज क्या होता है, आओ दिखाते हैं। मान लो कि हमारे पास ये एक सर्किट है, ये एक रजिस्टर है आर, और इसको हमने एसी के साथ जोड़ दिया। ये एसी सोर्स है, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी को हम कहते हैं फेज। फेज बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, कला। ये जो एंगल है साइन थीटा होना चाहिए, तो थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, तो इस ओमेगा टी को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, कला। और ये जो V नॉट है इसको कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब विभव का शिखर मान। पीक वैल्यू का मतलब होता है शिखर मान। ठीक। और ये
जो ओमेगा टी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और पढ़े होगी, जनरल चीज बस बता रहे हैं, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आयर, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आयर। और यहां से अगर हम I की वैल्यू निकाल दें तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा में R। अरे I बराबर R बटा में। अब V की वैल्यू ये रखो तो V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R। अब इसको देखो, ये I इज इक्वल्स टू V नॉट अपान में R साइन ओमेगा टी। बोलो समझ में आई, V नॉट अपान R। अच्छा, V नॉट अपान R क्या है, करंट, V नॉट अपान R भाई V बराबर क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहां से I बराबर कितना होगा, V अपान R। सो V नॉट अपान R को हम लिख देंगे I नॉट, सो I नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा रहा वोल्टेज और ये तुम्हारी रही करंट। अब एक बात बताओ, इसमें फेज कितना है, ओमेगा टी, इसमें फेज कितना है, ओमेगा टी, मतलब दोनों का फेज, दोनों का कला सेम हुआ, दोनों का फेज सेम हुआ। मतलब अगर हम यहां पे कलांतर निकालें, मतलब फेज डिफरेंस निकालें, फेज डिफरेंस निकालें, कलांतर निकालें, फेज डिफरेंस, तो इसका फेज ओमेगा टी और इसका भी फेज ओमेगा टी, तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी करो तो 0। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में V है उसी डायरेक्शन में I हुआ, यानी इस डायरेक्शन में अगर V है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, I। ये कब की बात है, जब सर्किट में केवल और केवल R रहे, प्रतिरोध रहे, तब उस समय V और I क्या रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे, समान कला में रहेंगे। अच्छा, अब मान लो कि सर्किट में हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ C लिख रहे हैं, मिटा दे इसको। अब मान लो कि सर्किट में हमने क्या दे दिया, सिर्फ सर्किट में ये C दे दिया, C फॉर कैपेसिटर, ये है तुम्हारा AC। अच्छा, यहां पे हमने क्या लिखा, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक बात और याद रखना कि ओमेगा टी हमेशा, ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमेशा। अगर ये नेगेटिव है तो तुम इसको पॉजिटिव बनाओ, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्म है कि ओमेगा टी को पॉजिटिव बनाओ। अच्छा, और यहां पे लिख देते हैं C। एक बात बताओ, धारिता का कुछ फार्मूला पढ़े हो, C इज इक्वल्स टू क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q बराबर V का मतलब होता है वोल्टेज, C इज इक्वल्स टू Q बराबर V। अच्छा, यहां से Q का मान कितना होगा, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, CV, Q बराबर CV। अच्छा, अब करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपान में dt। आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपान dt, या I इज इक्वल्स टू d अपान में dt, और Q की वैल्यू यहां से रखो तो यू विल राइट CV, भाई Q बराबर CV है, यहां पे रख दो। या I इज इक्वल्स टू d अपान में dc, और V की वैल्यू कितना है, यहां से रखो, so you will write V नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो क्या कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, यानी C और V नॉट कांस्टेंट हो, इसको बाहर निकालो। सो I इज इक्वल्स टू C V नॉट डी बटा में dt, और ये कितना होगा, साइन ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अब इसको मिटा दो। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा I इज इक्वल्स टू C V नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से होगा तो ओमेगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। सो I इज इक्वल्स टू C V नॉट ओमेगा, और ये हो जाएगी cos ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेज कितना था, यहाँ का मतलब ये जो फिगर बनाए थे, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। अब देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, पहले इसको अरेंज करते हैं। सो I इज इक्वल्स टू V नॉट। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, बटा में इसको लिख सकते हैं 1 अपान ओमेगा C और ओमेगा को मिला करके ओमेगा C, इसके बटा में लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, I बराबर V बटा R के फॉर्म का कुछ है, देखो I बराबर V बटा R के फॉर्म में, और यहाँ पे इस कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं साइन, ध्यान देना, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। देखो
साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये भी होता है कॉस थीटा। तो यहां पे मैं प्लस क्यों रखा? क्योंकि हमेशा हमको ओमेगा टी क्या लेना है? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ओमेगा टी तुम नेगेटिव ले लोगे, ओमेगा टी यहाँ पे लिख दोगे, तब तो ओमेगा टी नेगेटिव हो जाएगा, जबकि हमको ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसलिए हम इसके साथ ना जाकर के इसके साथ में। तो साइन ओमेगा टी पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अच्छा, इसके जगह पे हम लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपान, ये कुछ आर के फॉर्म का है, तो इसको हम आर न लिख करके हम इसके जगह पे लिखेंगे एक्स सी। इस एक्स सी को कहेंगे परिपथ की प्रतिघात, परिपथ का प्रतिघात, ठीक। और यहां से मिल जाएगा साइन पाई अपान में 2 प्लस ओमेगा टी, और ये वी अपान आर। अरे वही होता है जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, सिर्फ ये वाला रहता है कुचुक 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 कुचुक, तो इसको हम प्रतिरोध कहते हैं, परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। और जब कुछ ऐसा रहता है तो प्रतिरोध का ही काम करता है, ये प्रतिरोध का ही काम करता है, बट इसको प्रतिरोध ना बोल के प्रतिघात बोलते हैं। सिंगल सिंगल रहा प्रतिघात, मतलब सिर्फ सी रहा तो प्रतिघात, सिर्फ एल रहा तो प्रतिघात, बट दो दो अगर हो जाए, दो दो जैसे रेजिस्टर हुआ, इंडक्टर हुआ, तो अब परिपथ का प्रतिघात न प्रतिबाधा ना कर करके प्रतिघात कहते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं, इंपीडेंस। अच्छा, तो ये आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन पाई बाई 2, यानी ओमेगा पहले लिखेंगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखो करंट क्या है, वोल्टेज का फेज था ओमेगा टी, और करंट का जो फेज हो गया वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री आगे हो गई। ये जो करंट हुआ वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो गई, या ये कह सकते हो कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे हो गई। तो आगे को कहते हैं लीडिंग और पीछे को कहते हैं लैगिंग। तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर गया, अग्रगामी, और वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग कर गया, मतलब पश्चगामी। तो जब भी सर्किट में कैपेसिटर होता है तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे हो जाती है। मतलब अगर हम इसकी ग्राफ खींचें तो अगर ये हमारी करंट रहा तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री पीछे, यानी ये रहा वी वी सी, सी का मतलब धारिता वाला वोल्टेज 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे। या ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, ये तुम्हारी क्या है एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये जो है वो आई का है? ये जो करंट बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है ओमेगा टी। तो वोल्टेज क्या होगा करंट से 90 डिग्री पीछे, तो इधर चलेंगे तो ज्यादा होगा, इधर चलेंगे तो ये तुम्हारी वोल्टेज देखो, वोल्टेज से 90 डिग्री, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे करंट है, करंट से 90 डिग्री पीछे क्या है वोल्टेज। समझ में मेरी बात लगी। और इसी तरह अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर रहा, सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर रहा, जैसे ये कचर कुचुर 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 कुछ ऐसा रहा, सर्किट में सिर्फ इंडक्टर रहा एल, तब इस कंडीशन में जो वोल्टेज रहता है वो करंट से 90 डिग्री आगे रहते हैं। कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहते हैं, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहते हैं, लीड करते हैं। ठीक, अब सुनो, अब इस सवाल भी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे सामने ये था, क्वेश्चन हमारे सामने ये था कि अगर सर ये परिपथ है और इसमें आर भी है, सी भी है, एल भी है, तब इसके प्रॉब्लम को, इनके प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कितना दे रखा था, तो वोल्टेज की वैल्यू दे रखा था V इज इक्वल्स टू 300 साइन 500 t, और आगे लिखा था V का मतलब होता है यूनिट जो होते हैं वो वोल्ट। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, कहीं कहीं V की जगह पर E दिया रहता है, E का मतलब होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल। तो या तो E दिया रहेगा, नहीं तो क्या दिया रहेगा V। तो डाउट मत कर देना कि E है V है, E या V दोनों सेम होती है। सो V इज इक्वल्स टू 300 साइन 300 साइन 500t। अच्छा, अब इसकी कंपैरिजन करो, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t से, तो V नॉट की जगह पे कितना हो जाएगा
वी नॉट की जगह पे हो जाएगा 300, ओमेगा की जगह पे कितना हो जाएगा, तो ओमेगा की जगह पे कितना हो जाएगा 500, ये वी नॉट 300 और ओमेगा की जगह पर 500। अच्छा हम करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसके आगे छोड़ देते हैं, अभी हमको देखना है कि करंट ज्यादा होगा कि करंट पीछे होगा। हम कैसे लिख सकते हैं करंट क्या है, हो सकता हो कि L ज्यादा हो C कम हो सकता हो कि C ज्यादा हो L कम। अभी हमको कुछ नहीं मालूम है, चलो आओ सॉल्व करते हैं। सिंस C की वैल्यू दे दिया है 4 माइक्रोफैराड, अच्छा माइक्रो का मतलब होगा 10 की पावर माइनस 6 फैराड, और L की जगह पे दे दिया है 1H, H फॉर होता है हेनरी, H फॉर हेनरी इंडक्टर, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। तो XL निकालो, तो XL की जगह पे होती है ओमेगा L, XL इज इक्वल टू कितना होता है ओमेगा L। अच्छा ओमेगा की जगह पे कितना रखो 500, L की जगह पे कितना लिखो 1, तो 500 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 500, और मात्रक ओम, ओमेगा जिसको बोलते हैं, तो मात्रक वही होगा जो R का होता है, तो R का मात्रक होता है ओम, तो XL का मात्रक क्या हो जाएगा ओम या ओमेगा इसको कहते हैं। अच्छा अब XC निकालो, सो XC इज इक्वल टू होता है 1 अपान ओमेगा C, सो 1 अपान ओमेगा की जगह पे लिखो 500 और C की जगह पर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, अब 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 6 और नीचे 500 चौक के कितना हो जाएगा 2000, यानी 1 2 3 4 5 6, अब नीचे 2000 1 2 3 1 2 3, सो कैंसिल ये हो जाएगा कितना 500। तो XC की वैल्यू भी कितना आ गई हमारे सामने, कहाँ लिख दें यहाँ पे, सो XC की वैल्यू भी कितनी आ गई 500 और इसका मात्रक भी ओम, और XL का मान भी कितना आ गया 500, XL का मान भी कितना आ जाएगा, XL का मान ये भी कितना आ गया 500, इसका मतलब कि XL इज इक्वल टू क्या आ गया XC, भाई XL भी 500 और XC की वैल्यू भी कितनी आ गई 500। अब XL और XC 500 की, अब सुनो R की वैल्यू कितना दे दिया है, कहां गया R की वैल्यू कितना दे रखा है, तो R की वैल्यू दे रखा है 60 ओम। तो अगर हम परिपथ की प्रतिबाधा निकाले, इंपीडेंस निकाले, तो इंपीडेंस ऑफ सर्किट यानी परिपथ की जो प्रतिबाधा Z होगी वो निकलता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है R का स्क्वायर। ठीक, अब इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। अच्छा अब देखो, जब सर्किट में सिर्फ ये रहे, सिर्फ R रहे, तो V और I सेम डायरेक्शन में, जब सर्किट में सिर्फ L रहे, जब सर्किट में सिर्फ L रहे तो वोल्टेज लीड करती है करंट से, यानी ये करंट है तो ये क्या हो जाएगा वोल्टेज मतलब VL। जब सर्किट में सिर्फ C रहे तो करंट लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री, यानी वोल्टेज लैग करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा VC। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये VL और ये VC, ये VL भी कितना आ रहा, सॉरी V बराबर होता है IR, यानी यहाँ VL बराबर होगा IXL और VC बराबर होगा IXC। अच्छा XL कितना आ रहा, XL कितना आ रहा, तो XL की वैल्यू आ रही 500 ओम, XC की वैल्यू कितनी आ रही, XC की वैल्यू भी कितनी आ रही 500, मतलब जितना ये इतना ये, जितना ये इतना ये, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच में होगा, बीच का मतलब इस पर होगा। तो Z बराबर है इंपीडेंस निकालने का, अगर LCR सर्किट हो तो इंपीडेंस प्रतिबाधा निकालने का ये फार्मूला होता है, Z इज इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। सो Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL की जगह पर कितना लिखो 500, XC की जगह पर कितना लिखो 500 प्लस R की जगह पर कितना लिखोगे 60, 500 से 500 कटा, नीचे बचेगा क्या 60 का स्क्वायर, या Z इज इक्वल टू 60 ओम, यानी इस परिपथ का जो प्रतिबाधा है वो किसके बराबर होगा 60 ओम के बराबर होगा। अच्छा अब निकालो करंट की पीक वैल्यू, तो करंट की पीक वैल्यू कितनी होगी, यहां से देखो V0 की जगह पे कितना आ गया, तो तुम कहोगे 300 वोल्ट, और Z की जगह पे कितना आ गया, तो हो जाएगा कितनी 60 ओम, इसलिए I0 की जगह पे कितना लिखोगे, तो V0 अपान में Z, V0 300, Z 60, तो कटा दो 60 × 300, सो I0 कितना हो जाएगा 5 एम्पियर।
तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 5 एम्पियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखना फेज निकालो, फेज कितना होगा, फेज कितना होगा, तो फेज निकालने के लिए यूज करते हैं tan फाई। tan फाई का मतलब होता है tan थीटा। अब देख लो, ये तुम्हारा क्या था एक्सएल, नीचे तुम्हारी क्या थी एक्ससी, बीच में तुम्हारा क्या था वी आर, यानी सिर्फ आर, बीच में क्या था आर। एक्सएल और एक्ससी का रिजल्टेंट, मान लो एक्सएल ज्यादा होता और एक्ससी कम होता तो ऊपर जाता, एक्सएल ज्यादा होती एक्ससी कम होती तो इसका रिजल्टेंट ऊपर, अगर एक्ससी ज्यादा होता एक्सएल कम होता तो इसका इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे। समझ रहे हो, एक्सएल ज्यादा होता, एक्सएल ज्यादा होता एक्ससी से तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ होता ऊपर। कितना एक्सएल माइनस एक्ससी, कहां लिख दें, कहां लिख दें, यहां पे समझे। चलो देखो, अगर मान लो एक्सएल ज्यादा होता एक्ससी से, तब एक्सएल और एक्ससी का यहाँ पे क्या था एक्सएल और यहाँ पे क्या थी एक्ससी, तो ये तुम्हारा क्या था आर। अगर एक्सएल ज्यादा होता, दिख रहा एक्सएल ज्यादा होता एक्ससी से, तब इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होता, यानी ये होता एक्सएल माइनस एक्ससी और ये तुम्हारा होता आर। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में, जिसको हम जेड कहते हैं। तो ये जो एंगल है फाई, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो। सो tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा के आधार। तो ये कितना है, ये कितना है, ये कितनी है, सो एक्सएल माइनस एक्ससी। अरे यार देखो ये फाई होगा, तो tan फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो, ये किसके बराबर है, इस वाले के। तो इस पर क्या चल रहा है एक्सएल माइनस एक्ससी, और बेस ये, और इस पर क्या चल रहा है आर। अब रखो, सो tan फाई इज इक्वल्स टू, देखो एक्सएल और एक्ससी बराबर है, जितना एक्सएल था उतना ही एक्ससी। एक्सएल कितना था 500 ओम, एक्ससी कितनी थी 500 ओम, तो जितना एक्सएल उतना एक्ससी, यानी दोनों कट के जीरो होंगे बटा आर, यानी फाई का मान, tan फाई का मान जीरो, तो फाई का मान भी कितना आ जाएगा जीरो, यानी हमारा जो फाई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी जीरो। और आई की जगह पे कितना लिखोगे, आई नॉट की जगह पे कितना लिखोगे 5, तो ये हो जाएगा 5 साइन ओमेगा टी, मींस आई इज इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी जगह पे 500 टी। यानी ये सर्किट कंप्लीट रूप से प्रतिरोध वाली सर्किट होगी, प्रतिरोध वाली परिपथ होगी। मतलब सर्किट में LCR तो है, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो के बराबर है। जीरो का मतलब जितना ये है उतना ही है, तो एक्सएल माइनस एक्ससी जीरो के बराबर, यानी सर्किट सिर्फ प्रतिरोध की तरह बिहेव करेगा, यानी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर है। इस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन में बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन, LCR रेजोनेंस कंडीशन में बोलते हैं, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जरूर कर लें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा उसको आप लोग पढ़ लेना, कुछ टॉपिक्स हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को पॉज करना, बार बार देखना कैसे सॉल्व किया गया है, फिर एक आध दो क्वेश्चन अपने बुक से निकाल करके खुद सॉल्व करना, प्रैक्टिस कर लेना। न्यूमेरिकल आते हैं जरूर और आएंगे भी। तो कुछ टॉपिक्स है जिस पर हम डिस्कशन कर दे रहे हैं, उसको आप लोग पढ़ लेना। जैसे मैग्नेट की बात करेंगे, जैसे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये सर्कल है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा, तो अच्छा रेडियस r है, तो इस सेंटर को ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2I बाई r। बायो-सेवर्ट के नियम का एप्लीकेशन है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, हाँ दूसरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल को परपेंडिकुलर ऐसे थ्रो किया जाता है विद वेलोसिटी v से। तो जब ये पार्टिकल अंदर की तरफ जाएगा, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है,
तब इसका पथ क्या होगा और इस पथ की रेडियस क्या होगी। तो देखो सर्कुलर पथ होगा, मैं बोल दिया सर्कुलर पथ होगा और इसकी रेडियस r इज इक्वल्स टू mv अपॉन में q। तो जरूर डेरिवेशन पढ़ लेना और न्यूमेरिकल्स भी देख लेना। एम्पियर का परिपथीय नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड का मतलब कि घेरे के अंदर का करंट, बाहर का करंट नहीं लेता है। सो बी इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी यानी बी का लाइन इंटीग्रल एल वेक्टर बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। इस पर एक आध एप्लीकेशन है, जैसे सोलेनॉइड हुआ, थोराइड हुआ, ये दोनों देख लेंगे। तो थोराइड तो सिलेबस से खत्म हो गया, तो सोलेनॉइड बस देख लेंगे। दूसरा नेक्स्ट, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, जिसको हम कहते हैं एम्पियर की परिभाषा। कमिंग सून लिख लो कहीं, कमिंग सून। या तो ये प्रूफ करने के लिए आएगा, मतलब एक वायर है, करंट I1 चल रहा, एक वायर है, इसमें करंट I2 चल रहा, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तब इन दोनों वायर के पर यूनिट लेंथ पे 1 मीटर लेंथ पे जो फोर्स लगेगा F अपान में L, वो होगी म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 बटा में इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। लिख लो कहीं, कमिंग सून, छप गई है, आएगा कमिंग सून। एम्पियर की इसको बोलते हैं एम्पियर की परिभाषा। अच्छा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण गुणांक जरूर पढ़ लेना। ईडी करंट भंवर धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर, या तो इस ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आ जाएगा या ट्रांसफार्मर पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, तो दोनों को देख लेना। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके बाद मोशनल ईएमएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोशनल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब E इज इक्वल्स टू BVL, मोशनल EMF E इज इक्वल्स टू BVL, मोशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा में धारा का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, विभव का वर्ग माध्य मूल मान, LCR परिपथ, रेजोनेंस सर्किट और न्यूमेरिकल्स जो इससे पहले मैं कराया। तो ये सभी के सभी टॉपिक्स डिस्कशन कर लें, उम्मीद है कि जरूर आ जाएगा। पढ़ना सभी, लेकिन जो टॉपिक्स लिखवाया उसको मन से पढ़ लेना, थोड़ा अच्छे से कवर करके जाना। तो पढ़ाई आप लोग करते रहो। आज हम यही क्लास खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।